नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक लंबे समय के बाद आर्ट्स पाठशाला में। और थोड़ा सा गैप हो गया था ज़्यादा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं आज से जब तक कि 12th बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, आर्ट्स के जितने भी पेपर हैं, आपको पता होगा कि 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो आज से लेकर के मैं प्रयास करूँगा एग्ज़ाम तक आपको कुछ कुछ हर सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन मैं देते रहूँ। चैप्टर वाइज कुछ कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको मैं डील कर पाऊँ, चाहे बच्चे जो हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम के हों। बस वो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्यों रिवाइज कर लेना ज़रूरी है? क्योंकि पता होगा आपको कि बिहार बोर्ड में 50% जो है वो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। आप ये सब टॉपिक देख लीजिएगा तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आपका एमसीक्यू पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और लिखने में भी कुछ कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। ये तो वही पहली बात। दूसरी बात कि जब क्या नाम है 10 या 15 जनवरी के बाद हर चैप्टर से या हर बुक से जो इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज होंगे उसको मैं बोर्ड पे 20 से 25-30 एमसीक्यूज पर डे में ला दिया करूंगा, ताकि आप उसको देखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। आज हम लोग क्या करते हैं कि ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, आप जानते होंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है आप सबों को, 12th वाले बच्चों को। तो उस ह्यूमन ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है आप जरा देखिएगा तो उसमें नेचर एंड स्कोप का बात करता है ना। मैं चैप्टर का यहाँ नाम नहीं लिख पाया हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें जो है ना पहला चैप्टर वो आपको नेचर एंड स्कोप का बात करता है ना। अब उसमें देखिए मेन क्या है कि है बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए, उसमें बहुत डिटेल पढ़ना है। लेकिन अभी क्या करना, आपको क्रक्स निकाल करके मुझे समझाना है। तो क्रक्स निकाल कर समझाने के लिए बस अगर आप ये 3 टॉपिक को समझ लेते हैं तो पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर पाइएगा बस 5 मिनट में, ठीक है। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूं और आपका मैं टॉपिक शुरू कर देता हूं। सबसे पहला उसमें एक टॉपिक आता है, सबसे पहला ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, नॉर्मली पूछ देता है 2 नंबर में आपसे पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। हिंदी वाले भी थोड़ा देख लीजिएगा, मानव भूगोल है ये, है ना, ये मानव भूगोल है, मानव भूगोल है। नेचर एंड स्कोप का बात करता है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपका टॉपिक है ये है मानव भूगोल किसको बोलते हैं। सबसे पहला सवाल यही आ जाता है, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो देखिए छोटा सा डेफिनेशन आप इसी समझ जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट विच क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। मतलब क्या करता है कि ह्यूमन बीच में रह करके क्या करता है कि नेचर और उसके द्वारा जो इन्वायरमेंट अपने जो बनाया है उस दोनों के बीच का जो लिंकअप होता है वो लिंक करना क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। सिंपल सा बात है, देखिए क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। यानी जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारा जो रहन सहन है, तौर तरीका है, जिस तरीके से हम समाज में रह रहे हैं, इन सबको नेचर के साथ आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तरफ नेचर हो गया, एक तरफ ह्यूमन हो गया। अब नेचर और ह्यूमन ने मिल करके जो अपना एक बनाए हुए है माहौल, ऑरा जो बना करके रखा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। इसमें इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब एक कई बार आपसे सवाल पूछ देता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन है। देखिएगा बोर्ड के क्वेश्चन में आप देखिएगा, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पिता कौन है, जनक कौन है ना। हिंदी में जनक, कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज कर, जनक को पिता क्या कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसको समझना, 2 नाम लिखा होगा। अगर कार्ल रिटर एंड रेटजेल अगर दोनों के दोनों हैं तो फिर आप रेटजेल पे जाइएगा आपके बुक के हिसाब से। हालांकि ऑथेंटिक कार्ल रिटर माना जाता है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है ना, वो मेंशन किया किनके बारे में, रेटजेल के बारे में। तो आप रेटजेल लगाइएगा। लेकिन अगर रेटजेल ना दे करके कार्ल रिटर दे दे तो आप कार्ल रिटर लगा लीजिएगा, ठीक है। कार्ल रिटर या फिर रेटजेल, दोनों में से आपको जो सही लगे। ऐसा रेटजेल ही ज्यादातर चांसेस है। दोनों ऑप्शन में दोनों नहीं रहेंगे, याद रखिए, दोनों मिलाकर के ऑप्शन नहीं देंगे। या तो आपको ए दे देगा, ये बी दे देगा, ये सी कोई और दे दे, डी कोई और दे दे। अगर दोनों दिया है, ठीक है, तो फिर आप रेटजेल के साथ जाइएगा। दोनों में से एक दिया है तब तो आपको कंफ्यूजन ही क्लियर है, पूरा का पूरा एक में चले जाना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको बोलते हो आप विचारधाराएं। विचारधाराएं क्या होता है, विचारधाराएं हम इस पे बात कर लेते हैं। 3 तरीके का विचारधारा होती है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो विचारधारा होता है ना, वो 3 तरीके का विचारधारा होता है। एक होता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक होता है पॉसिबिलिज्म्स, एक होता है नियो डिटर्मिनिज्म्स। अब देखिए इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को पर्यावरणीय निश्चयवाद बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद। निश्चयवाद। पॉसिबिलिज्म को संभववाद। संभववाद देखिए कितना इजी है, बस बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते इसको। इसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद।
देखिए ज्योग्राफी जो होता है ना, ज्योग्राफी वो पूरा का पूरा फील करके समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपसे परे नहीं है। आप खुद ब खुद उस घटना से आप वाकिफ हैं, आप समझते हैं, हर कुछ जानते हैं, बस क्या है कि थोड़ा सा उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। देखिए कितना ईजी है। थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सबसे पहला क्या है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल सॉरी डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जिसको पर्यावरणीय निश्चयवाद बोलते हैं, जरा गौर करिएगा। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है ना कि सेंटर में नेचर होता है, सेंटर में नेचर होता है, सेंटर में नेचर होता है, 3 बार बोले सुनिए। और ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन क्या करता है, नेचर के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। यानी जैसा नेचर आदेश दे रहा है, जैसा नेचर का बिहेवियर है, जैसा नेचर है, हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। मतलब इसका हो गया कि अगर मान लीजिए धूप है, बरसात है, ठंडी है, ओले पड़ रहे हो, जो भी हो रहा हो, आप क्या करिएगा कि कुछ भी हो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अभी क्या है कि गर्मी आया, हमने क्या है घर में एसी लगा लिया, अंधेरा आया हमने लाइट लगा लिया, हम क्या किए, अब हम खिलाफ आ गए। पहले क्या होता था, पहले हम क्या थे, पहले जब ह्यूमन फेज था, पहले अर्ली फेज में डेवलपमेंट जब इतना ज्यादा नहीं हुआ था, सभ्यता कल्चर इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था, तो हम लोग इसी के वेस पे चल रहे थे। यानी ज्योग्राफी का ये थॉट वही था, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म थे, मतलब हम पर्यावरण के अकॉर्डिंग चल रहे थे, पर्यावरण जैसा आदेश दे रहा था हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो यानी आपका सेंटर में कौन हो गया, नेचर हो गया, और आप नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे थे। नेचर जैसा आपको आदेश दे रहा था आप वैसे चल रहे थे। इसको मानने वाले, इस विचारधारा को मानने वाले आपके रिटर साहब हो गए, रेटजेल हो गए, है ना, आप इनके बाद हम्बोल्ट हो गए। आप इनके साथ इसमें भी आपको क्वेश्चन दे देगा। देखिए कैसा क्वेश्चन देगा कि पर्यावरणीय नव निश्चयवाद निम्नलिखित में से किसने दिया, है ना, हु गिवन द थ्योरीज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो आप हम्बोल्ट को लगा लीजिएगा, हम्बोल्ट रहा, या फिर रेटर रहे तो रेटर लगाइएगा, रिटजेल रहेगा रेटजेल लगा लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब इसी का जस्ट उल्टा कहता है पॉसिबिलिज्म, संभववाद, जितना हो सके आप नेचर का यूज कीजिए, नेचर को यूज करके आप विकास कीजिए। अब सवाल ये आ जाता है ना कि अगर आपसे क्वेश्चन सवाल पूछ दिया जाए कि कौन बेहतर होगा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पॉसिबिलिज्म, तो फिर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप रुकिएगा यहाँ पे। पॉसिबिलिज्म आपका अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि आप इससे विकास कर रहे हैं, आपका सभ्यता डेवलप कर रहा है, आप अपने आप को पूरी तरीके से हाईटेक कर रहे हैं। लेकिन गौर करिएगा दूसरी तरफ आप नेचर को लॉस भी कर रहे हैं ना, आप नेचर को भी लॉस कर रहे हैं। यानी एक तरफ आप क्या किए, डेवलपमेंट नहीं किए, लेकिन नेचर को आप कंजर्व किया, नेचर को सेफ रखें। यहां आप नेचर के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने विकास के बारे में सोच रहे। तो जब सेंटर में ह्यूमन हो जाए और चारों ओर नेचर को आप जैसे यूज करना चाहो वो कर लो, उसको आप पॉसिबिलिज्म बोल दोगे, उसको संभववाद बोल दोगे। अब ये दोनों के दोनों थ्योरी ना थोड़ा सा, अगर जब तक आप दोनों के दोनों को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप इसमें आगे नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन अब सतत विकास की तरफ आगे चल रहा है, जिसको बोलते हो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट।